एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम प्राचीन भारत के वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जिसमें विवाह से संबंधित कुछ तथ्य है। तो विवाह संस्था स्थापित हो चुकी थी। जुड़वा भाई बहन यम और यमनी की कहानी है, जिसमें यमनी ने यम से विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु यम ने अस्वीकार कर दिया। स्त्रियों में पुनर्विवाह नियोग प्रथा, पति के निधन पर देवर से विवाह एवं बहुपति विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रक कहलाती थी। जो कन्या जीवन भर कुमारी रहती थी उसे आमंजू कहा जाता था। ऋग्वेद में दो प्रकार के अंतरजातीय विवाह होते थे। अलूम विवाह, पुरुष उच्च वर्ग का, कन्या निम्न वर्ग की। प्रतिलोम विवाह, पुरुष निम्न वर्ग का, कन्या उच्च वर्ग का। ऋग्वैदिक जाति में क्षत्रिय, पुरोहित और सामान्य व्यक्ति के तीन वर्ग थे। शूद्र वर्ग ऋग्वैदिक काल के अंत में ही अस्तित्व में आया। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन। परिवार अभी भी उत्तर वैदिक समाज की बुनियादी इकाई थी, तथापि इसके रचनात्मक ढांचे में परिवर्तन आ गया था। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक काफी विशाल हो गई थी, जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ एक ही परिवार में रहते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अंतरी खेड़ा और अहिच्छक से मिले चूल्हों की कतारों से पता चलता है कि यहाँ सामूहिक भोजन के लिए या फिर विशाल परिवार के लिए भोजन पकाया जाता होगा। गोत्र की संकल्पना भी इसी काल में विकसित हुई होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक ही गोत्र के लोग एक ही वंशावली से थे और एक ही गोत्र के व्यक्ति में परस्पर विवाह संबंध नहीं होते थे। यद्यपि बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी, परंतु एक पत्नी विवाह प्रथा को ही बेहतर समझा जाता था। अब विवाह के बारे में हम थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। विवाह कितने प्रकार के थे, तो देखिए। ब्राह्मण विवाह, पहला जो है ब्राह्मण विवाह था, जो सामान्य वर्ण में विवाह कन्या का मूल देकर किया जाता था। दूसरा था दैव विवाह, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ कन्या का विवाह या दक्षिणा सहित कहते थे। आर्य विवाह, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था और विवाह हो जाती थी। प्रज्ञापत्र विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर में विवाह करना प्रज्ञापत्र विवाह कहलाता था। और पांचवा है असुर विवाह। असुर विवाह जो था, कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता था। यह निर्कुष्ट माना जाता था। राजा दशरथ और कैकेयी का विवाह इसी प्रकार का विवाह था। इसे हम असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह था, प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह, जैसे कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह, यह गंधर्व विवाह के श्रेणी में आता है। सातवां जो है राक्षस विवाह था। पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना, यह राक्षस विवाह कहलाता था। आठवां है पैचास विवाह। यह वह विवाह प्राय विश्वासघात द्वारा किया जाता था, उसे पैचास विवाह कहते थे। विशेषता, इसकी विशेषता है स्मृतियों में ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह के 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्र में, जबकि गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री की समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। मनु स्मृति में विवाह के 8 प्रकार को उल्लेख किया गया है, जिसमें से प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय है तथा शेष 4 विवाह निंदनीय है। ऋग्वैदिक काली प्रारंभिक वैदिक राजव्यवस्था थी। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। इस इकाई का मुख्य राजनीतिक नेता होता था, जिसे राजन कहते थे। इस प्रमुख का मुख्य काम था जनता और पशुधन की शत्रुओं की रक्षा करना। जनजातीय शत्रुओं से रक्षा करना। जनजातीय संस्था, जिसे सभा, समिति, विदित गण और परिषद कहते थे, इन सभी में सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण संगठन थे। इन सभाओं में जीवन के सभी पक्षों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसे युद्ध और युद्धों से प्राप्त आय का विवरण, न्यायिक और धार्मिक कृति आदि कुछ भी शामिल हो सकता था। इस प्रकार ये सभाएं एक तरह से एक राजनीतिक प्रमुख की शक्तियों के नियंत्रण करती थी। महिलाएं भी इन सभाओं और समितियों के विचार विमर्श में भाग ले सकती थी, पर मुख का पद वंशागत नहीं था। आमतौर पर उसका चुनाव जनजाति करती थी, यद्यपि उसके उत्तराधिकारी उसकी प्रमुख में परिवार से ही होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवाह के जो प्रकार है और सामाजिक व्यवस्था है या धार्मिक व्यवस्था है, ऋग्वैदिक समाज में आप बहुत कुछ आज के विचारों से मिलता जुलता था।
अब हम बात करते हैं संस्कारों के बारे में। संस्कार जो थे, प्रमुख संस्कार 16 थे। पहला संस्कार था गर्भधारण संस्कार। नर नारी का मिलन गर्भधारण हेतु किया जाता था, उसे गर्भधारण संस्कार कहा जाता था। एक दूसरा है पुष्पवंत संस्कार। गर्भ रक्षा एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इस संस्कार को किया जाता था। सीमांतोन्नयन संस्कार, इसमें गर्भावस्था शिशु की मानसिक वृद्धि के लिए यह संस्कार किया जाता था। जात कर्म संस्कार, इसमें शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने एवं शहद चटाने का कार्यक्रम होता था। नामकरण संस्कार, इसमें शिशु का नामकरण होता था। छठा जो है निष्कर्म संस्कार, इसमें गृह से बाहर लाने का क्रम था। शिशु के पिता या मामा द्वारा यह किया जाता था। अन्नप्राशन संस्कार, इसमें अन्न आदि को चटाकर इस संस्कार को किया जाता था। चूड़ाकर्म या मुंडन, इसमें केस को मुड़वा दिया जाता था, केवल बालकों तक ही इसमें सीमित था, बेटियों में यह संस्कार नहीं किया जाता था। करण छेदन संस्कार, कान छेदने का काम होता था इस संस्कार में। विद्या आरंभ संस्कार, गुरु के पास ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने को क्रम किया जाता था, जिसे विद्या धारण संस्कार कहा जाता था। उसके बाद है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार जो है वो जनेऊ धारण कर ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश किया जाता था। वेदारंभ संस्कार, वेद आरंभ करने के क्रम को वेदारंभ संस्कार कहा जाता था। और 13वां जो है समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूरी होने पर मेघचंड दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटना, समझे ना, ये समावर्तक संस्कार था। 14वां विवाह संस्कार था। विवाह संस्कार 25 वर्ष पूरे होने पर विवाह कर गृह आश्रम में प्रवेश करना विवाह संस्कार कहा जाता था। और 15वां है वन आश्रम संस्कार, इसमें 50 वर्ष पूरे होने पर वन की ओर प्रस्थान करना ही वनाश्रम संस्कार था। 16वां जो है अंत्योदष्टि संस्कार है, जिसे अंतिम दाह संस्कार कहा जाता था। इस तरह पूरे जीवन में 16 संस्कार का जन्म से लेकर मृत्यु तक इस पूरे संस्कार का विवरण है। अब हम बात करते हैं स्मृति के बारे में। स्मृति जो है धर्म ग्रंथ है, इसमें आचार व्यवहार की शिक्षा के लिए धर्म सूत्रों जैसे कल्प सूत्र का एक भाग है पर आधारित स्मृति लिखी गई है। इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विवाद का निर्णय आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। स्मृति में हम 6 स्मृति की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है मनुस्मृति, दूसरा है यज्ञावली स्मृति, तीसरा है नारद स्मृति, चौथा है पराशर मनुस्मृति, पांचवा है बृहस्पति स्मृति और छठा है कात्यायन स्मृति। पहले मनुस्मृति की बात करते हैं। मनुस्मृति में है, इसका समय काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना गया है। मनुस्मृति का समय काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक माना गया है। इसका शासनकाल गुप्त पूर्णकालीन माना जा सकता है। तीसरा जो है आपका यज्ञावली स्मृति, इसका जो रचना काल है वह 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच माना गया है। यह गुप्त पूर्णकालीन है। और चौथा है पराशर मुनि स्मृति, जिसे 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है, ये भी गुप्तकालीन है। पांचवा जो है बृहस्पति स्मृति है, इसमें 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया है, ये भी गुप्तकालीन है। छठा जो है कात्यायनी स्मृति है, इसे 400 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना गया है, ये भी गुप्तकालीन है। अब मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं। मनुस्मृति क्या है? यह स्मृति में सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे हिंदुओं की प्रमाणिक विधि संहिता कहा जाता है। इसमें व्यापक विषय वस्तु का प्रतिपादन किया गया है। सृष्टि के आरंभ करके मानव समाज के विकास तथा दैनिक जीवन के कर्तव्यों का विवेचना करते हुए मोक्ष तक का इसमें विवेचना किया गया है। मनु को मानव जाति का पिता कहा गया है। उन्होंने जीवन की व्यवस्था के लिए अपने नियम दिए हैं। मनु स्मृति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदुओं के लिए है। इसमें जीवन और मरण सभी प्रकार के
जीवन और मरण के बीच में जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी नियम हैं, उस सारे नियमों की चर्चा मनुस्मृति में की गई है। और मनुस्मृति जो है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक की शासन में रचा गया था। इस काल में इसकी रचना हुई थी। मनुस्मृति के बार बार जिक्र आता है। बहुत परीक्षाओं में मनुस्मृति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मनुस्मृति जो है, एक बार और कि ये सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसको हम विधि संहिता भी कहते हैं। मनुस्मृति के टीकाकार विश्व स्वरूप जो थे उन्होंने किया। दूसरे थे मेघातिथि, जो कि जिनका जन्म 825 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच रहा, और उन्होंने मनुभाष्य लिखा। गोविंदराज जिन्होंने लिखा, और कुलटाभट्ट। ये 4 थे, याद रखिएगा, मेघातिथि, गोविंदराज और कुलटाभट्ट। ये चारों मनुस्मृति पर टीका लिखे हैं। ये टीका अति ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को, घंटी को दबा दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए।